हाल ही में पिछले कुछ दिनों से एक पुराना लेकिन एक खतरनाक डॉक्यूमेंट तेजी से अचानक ट्रेंड कर रहा है। कुछ लोग इस पुराने डॉक्यूमेंट को लेकर कह रहे हैं कि ये दुनिया के लिए बहुत बड़ा खुलासा है, जबकि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इसे जानबूझकर फैलाया जा रहा है। लेकिन सवाल ये नहीं है कि लोग इसको लेकर क्या सोच रहे हैं। सवाल यहाँ ये है, ये डॉक्यूमेंट अचानक अभी क्यों बाहर आया। सबसे पहले बता दूं, ये कोई नया डॉक्यूमेंट नहीं है। ये 2005 की एक सीक्रेट बातचीत का रिकॉर्ड है, लेकिन इसे दिसंबर 2025 में आधिकारिक तौर पर डिक्लासिफाई किया गया। और जैसे ही ये पब्लिक हुआ, ईरान, इजराइल और अमेरिका के बढ़ते तनाव के बीच ये डॉक्यूमेंट फिर से रिलेवेंट हो गया। अब यहाँ एक बात बिल्कुल क्लियर समझिए, असल में ये कोई लीक नहीं है जो किसी वेबसाइट से आया हो। ये अमेरिकी सरकार का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। सितंबर 2005, जगह व्हाइट हाउस, ओवल ऑफिस। एक तरफ थे अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश, जबकि दूसरी तरफ थे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। ये कोई पब्लिक मीटिंग नहीं थी। यहाँ ना तो कोई प्रेस बुलाया गया था, ना ही कैमरा लगाया गया था। ये बातचीत एक बंद कमरे के बीच हो रही होती है, जिसमें पुतिन और जॉर्ज बुश ईरान और नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर डिस्कशन कर रहे होते हैं। इसी बातचीत के दौरान पुतिन एक लाइन कहते हैं, एज फार एज आई अंडरस्टैंड दे फाउंड यूरेनियम ऑफ पाकिस्तानी ओरिजिन इन द सेंट्रीफ्यूजेस, जिसका अमेरिकी प्रेसिडेंट जवाब देते हैं, यस द स्टफ द ईरानियन फॉरगॉट टू टेल द IAEA अबाउट दैट्स ए वायलेशन। जिस पर पुतिन कहते हैं, इट मेक्स मी नर्वस। तो तभी बुश भी कह पड़ते हैं, या ये हमें भी नर्वस कर रहा है। दुनिया की दो सबसे बड़ी सुपर पावर्स प्राइवेटली नर्वस थी। अब जरा सोचिए, अगर दुनिया की दो सबसे बड़ी न्यूक्लियर ताकतें किसी एक बात से नर्वस हो तो मामला कितना सीरियस रहा होगा। अब यहीं से असली कहानी जुड़ती है अब्दुल कादिर खान से। इन्हें पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के जनक के रूप में माना जाता है। सन 1970s के आसपास खान ने यूरोप से सेंट्रीफ्यूज टेक्नोलॉजी चुराई, जिसके बदौलत पाकिस्तान उन देशों के ग्रुप में आ गया जिनके पास परमाणु हथियार है। लेकिन इसके बाद खान ने अपना एक अंडरग्राउंड नेटवर्क खड़ा किया, जहां वो ईरान, लीबिया तथा नॉर्थ कोरिया जैसे देशों को सेंट्रीफ्यूजेस डिजाइन्स, पार्ट्स, नॉलेज ये सब बेचने लग गया। अब आते हैं उस सवाल पर जिसने अमेरिका और रसिया दोनों को नर्वस कर दिया था। साल 2023, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA जो थी, वो ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज इंस्पेक्ट कर रही थी। सेंट्रीफ्यूजेस की सरफेस से माइक्रोस्कोपिक सैंपल्स लिए गए। लैब टेस्ट में हाईली एनरिच्ड यूरेनियम के पार्टिकल्स मिले, जिसके बाद आइसोटोप एनालिसिस करके ये पता चला कि ईरान उस टाइम जो अपना परमाणु बम बना रहा था, उसमें ईरान का यूरेनियम तो था ही नहीं, बल्कि ये यूरेनियम तो पाकिस्तान के कहूटा प्लांट से मैच कर रहा था। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट साइंस है जो आपको समझनी बेहद ही जरूरी है। हर देश का यूरेनियम केमिकली थोड़ा अलग होता है, आइसोटोप रेशियो अलग होता है। ये न्यूक्लियर फिंगरप्रिंट की तरह होता है। जैसे इंसानों के उंगलियों के निशान भिन्न भिन्न होते हैं, वैसे ही यूरेनियम का ओरिजिन भी। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम में पाया गया यूरेनियम नेचुरल यूरेनियम था ही नहीं, बल्कि ये तो एनरिचमेंट प्रोसेस से गुजरा हुआ यूरेनियम था, यानी कि ये पहले ही यूज हो चुका था। ईरान से जब इस पूरे मामले को लेकर पूछा गया तो ईरान ने इन सब से शुरू में तो डिनाई किया, पर बाद में उसने माना भी, हाँ ये हमारा यूरेनियम नहीं है। और लैब डाटा ने भी यही कहा, क्योंकि ईरान उस समय उतना एनरिच्ड यूरेनियम प्रोड्यूस ही नहीं कर सकता था। कुल मिलाकर ईरान को जो सेंट्रीफ्यूज मिले थे वो पहले ही पाकिस्तान में इस्तेमाल हो चुके थे। लेकिन गौर करने वाली बात तो ये थी कि अब्दुल कादिर खान ने ईरान को ब्रांड न्यू मशीन्स नहीं दी थी। कई केसेस में यूज्ड या पार्शियली यूज्ड सेंट्रीफ्यूजेस पार्ट्स दिए गए। ये पार्ट्स पाकिस्तान में टेस्टिंग के दौरान HEV से दूषित हो चुके थे। वही पार्ट्स पाकिस्तान से अलग करके ईरान भेजे गए। ये कोई ऑफिशियल शिपमेंट नहीं थी। तो यहाँ सवाल यह भी उठता है, अगर ये सेंट्रीफ्यूज पार्ट्स पाकिस्तान से निकले थे तो फिर दुनिया की नजरों के सामने से ये बाहर कैसे चले गए? तो इसका जवाब खान नेटवर्क से ही मिलता है। अब्दुल कादिर खान कोई अकेला स्मगलर नहीं था, उसने पूरा इंटरनेशनल नेटवर्क बनाया था, जिसमें शामिल थे इंजीनियर्स, ट्रेडर्स, शिपिंग एजेंट्स और सेल कंपनीज।
ये नेटवर्क किसी एक देश तक सीमित नहीं था, ये फैला हुआ था पाकिस्तान से लेकर मिडिल ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया तक। दुबई और मलेशिया ये दोनों जगहें उस समय ग्लोबल ट्रेड हब्स थी, जहां हजारों कंटेनर्स रोज बिना फिजिकल इंस्पेक्शन के गुजरते थे। और यही दो मेन जगहों से न्यूक्लियर पार्ट्स को नॉर्मल इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट दिखाकर भेजा जाता था। हालांकि वेस्टर्न इंटेलिजेंस एजेंसीज को शक पहले से था, लेकिन सॉलिड प्रूफ ना मिल पाने की वजह से इस पूरे मसले को ठंडे बस्तक में डाल दिया गया था। और जब प्रूफ मिला तब तक सेंट्रीफ्यूजेस ईरान तक पहुंच चुके थे। अब आपके दिमाग में एक सवाल और दौड़ रही होगी, क्या पाकिस्तान एज ए कंट्री इन्वॉल्व था? ऑफिशियल डाटा की मानी जाए तो नहीं। ये सारी एक्टिविटीज खान ने अकेले किया। इतना बड़ा न्यूक्लियर इक्विपमेंट इतने देशों से होकर गुजरा और किसी को पता नहीं चला। यही सवाल अमेरिका और रूस को नर्वस करता था, जो अब डिक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट के थ्रू बाहर आ गया है। असल में पुतिन और जॉर्ज बुश ईरान से नहीं डर रहे थे, वे इस बात से डर रहे थे कि अगर एक न्यूक्लियर स्टेट से इतना बड़ा लीकेज हो सकता है तो नेक्स्ट टाइम डेस्टिनेशन कौन होगा। जरा सोचिए, अगर ये नेटवर्क 90s में एग्जिस्ट कर सकता था तो आज के डिजिटल वर्ल्ड में इसे रोकना कितना कठिन होगा। इंडिया के लिए ये पूरी सिनारियो सिर्फ एक इतिहास मात्र नहीं रह जाती, ये हमारे लिए सीधी वार्निंग है, क्योंकि पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स आज भी वही है और इंस्टेबिलिटी आज भी खत्म नहीं हुई। इस पूरे टॉपिक को लेकर आपकी अपनी पर्सनल टेक क्या है, आप हमें नीचे कमेंट में बताना ना भूलें। और ऐसे ही जियोपॉलिटिकल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अमेरिका और इजराइल मिलकर किस तरह ईरान पर एक बड़ा वॉर कर सकते हैं, इसकी पूरी कहानी जाननी है तो ऊपर वाली वीडियो देखिए। और किस तरह व्लादिमीर पुतिन इंडिया और चाइना को एक साथ ला रहे हैं, इसकी पूरी कहानी जाननी है तो नीचे वाली वीडियो देखिए।